हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिटेल मैनेजमेंट में अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 एज पर सिलेबस ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रिटेल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, और हमारा चैप्टर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल। आजकल हम ज़्यादातर एफडीआई शब्द सुनते हैं और एफडीआई एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। एफडीआई की फुल फॉर्म रहेगी हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इस चैप्टर में हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल बिजनेस की बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमारी कंट्री में फॉरेनर्स करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो कंट्रोल रहेगा कंपनी का वो फॉरेन हैंड्स में रहेगा। फॉर एग्जांपल यूएसए की कोई कंपनी है जो इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखती है, मेजॉरिटी स्टेक उनके पास रहता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अमेरिकन कंपनी ने इंडियन कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। जब कोई भी कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में मनी इन्वेस्ट करेगी लेकिन मेजॉरिटी स्टेक अपने पास रखती है तो इसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर जितनी भी हमारी ओपन इकोनॉमीज़ हैं दे ट्राई टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसकी वजह से उनकी कंट्री में मनी का इनफ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इंडिया में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स किए गए 1991 में, तो इंडिया ने भी एफर्ट्स किए कि एफडीआई को इनवाइट किया जा सके, एफडीआई को अट्रैक्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके मनी इन्वेस्ट करें। बट आज की डेट में भी, आज के समय तक भी स्टिल अ लॉट ऑफ एफर्ट्स नीड टू बी डन इन दिस रिकॉर्ड। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका मतलब, इसका एक सिंपल सा मीनिंग हमारा ये हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स। डिफरेंट कंट्री का पर्सन है, कंपनी भी डिफरेंट है, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी में या किसी न किसी और मोड से मैनेजमेंट राइट्स को अपने पास रखते हुए इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं, तो उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिल जाएंगे। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स इनटू डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक इम्पॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड कि जो फॉरेन कंपनी है, अगर फॉरेन कंपनी के पास 10% या उससे ज़्यादा का ओनरशिप राइट है तो इसे हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसके रिजल्ट में जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी तो उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिल रहे हैं, मैनेजमेंट के राइट्स भी मिल रहे हैं। एंड दिस 10% डज नॉट इंक्लूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स। लेकिन जिन केसेस में ये इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% होगी, इट विल बी रिगार्डेड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टर देयरफॉर इज नॉट ग्रांटेड मैनेजमेंट राइट्स। तो 10% से ज़्यादा पे हम कह रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अगर 10% से कम है तो हम उसे कह रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में मैनेजमेंट के राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मैनेजमेंट के राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये थी हमारी बड़ी बेसिक सी इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें मेनली हमारी 4 कैटेगरीज हैं। हॉरिजॉन्टल एफडीआई, अब हम एफडीआई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई एंड प्लेटफॉर्म एफडीआई। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या हैं ये। जब हम हॉरिजॉन्टल एफडीआई की बात करते हैं तो अंडर दिस टाइप ऑफ बिजनेस अ बिजनेस एक्सपैंड्स इट्स इनलैंड ऑपरेशंस टू अनदर कंट्री। और आप जिस भी कंट्री में काम कर रहे हैं, आप दूसरी कंट्री में अपने ही बिजनेस के जैसी सेम एक्टिविटीज़
किसी दूसरी कंट्री में भी परफॉर्म करते हैं तो इसे हम कह देंगे हॉरिजॉन्टल एफडीआई। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका दोनों कंट्रीज़ में, होम कंट्री में और फॉरेन कंट्री में, आप सेम एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम बात करें वर्टिकल एफडीआई की, तो इन दिस केस बिजनेस विल बी एक्सपैंडेड इनटू अनदर कंट्री। आप किसी डिफरेंट कंट्री में जाके काम करेंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ सप्लाई चेन पे आप काम करेंगे, बट दीज विल बी डिफरेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द मेन बिजनेस। अब फर्स्ट में हमने कहा कि सेम एक्टिविटी एज आप परफॉर्म कर रहे हो, आपने वहाँ कंट्री चेंज कर दिया था, होस्ट कंट्री के साथ साथ आप फॉरेन कंट्री में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन वर्टिकल में क्या डिफरेंस आ गया कि आप दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, लेकिन आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारे मेन बिजनेस से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए तो कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। इस पर्टिकुलर टाइप में जो बिजनेस है वो अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ करेगा फॉरेन कंट्री में, एंड दिस टाइप इज़ वेरी अनकॉमन, क्योंकि इसमें किसी भी नई कंट्री में पेनिट्रेट करना, पहली बार एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा, और आप एक नई कंट्री में, एक नई मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं, और एक्टिविटीज़ भी हमारी अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। तो दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन टाइप। लास्ट टाइप इन दिस इज़ प्लेटफॉर्म एफडीआई। In this type of business, a business expands into another country, लेकिन जो आउटपुट होगी फ्रॉम द बिजनेस दैट विल बी एक्सपोर्टेड टू थर्ड कंट्रीज। इसका मतलब इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। मान लीजिए अमेरिका किसी इंडिया की नेबरिंग कंट्री के साथ कोई ट्रांजेक्शन्स करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, और उसकी जो इनकम है उसको ट्रांसफ़र थर्ड कंट्री में, इंडिया में कर दिया जाता है। इट मीन्स प्लेटफॉर्म एफडीआई में 3 कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट की हम बात कर रहे हैं। एक कंट्री में आप बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे और जो आउटपुट होगी उसको एक्सपोर्ट किसी एक थर्ड कंट्री में किया जाएगा। तो दीज वर ऑल द टाइप्स ऑफ एफडीआई। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो अब आ जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूट्स क्या क्या हैं। जब भी कभी आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इसके रूट्स का जिक्र होगा, और बेसिकली इसमें 2 तरह के रूट्स हैं जिनके थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक रूट की। ऑटोमेटिक रूट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से या आरबीआई से बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले किसी तरह की कोई परमिशन, कोई सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने भी बिजनेसेस जो इस रूट के अंडर काम करेंगे उन्हें जो एफडीआई पॉलिसी गवर्नमेंट ने इशू की है उनके रूट्स को भी माना जाएगा। जितने भी रूल्स फॉलो किए जाएंगे वो सारे रूल्स वो होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई पॉलिसी ऑफ द कंट्री में टाइम टू टाइम मेंशन किए हैं। सेकेंड रूट की बात की जाए तो वो आ जाएगा गवर्नमेंट रूट। इस गवर्नमेंट रूट में एक प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा किसी का भी। अब किस किस का प्रायर अप्रूवल हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट रूट है इसमें इनमें से किसी एक अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही बिजनेस ऑपरेशंस को सेटअप इंडिया में किया जा सकता है। और कोई भी कंपनी चाहे वो ऑटोमेटिक रूट से लेके आए या गवर्नमेंट रूट से लेके आए, उसे कंट्री की एफडीआई पॉलिसी के फॉर्मेट्स को, उसके रूल्स को, उसके रेगुलेशंस को मानना ही मानना है। कोई भी कंपनी किसी भी तरह से आए उसे एफडीआई पॉलिसी को मानना है। और अगर कोई भी एक नॉन रेजिडेंट एंटिटी है, दैट नॉन रेजिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया बट सब्जेक्ट टू एफडीआई रेगुलेशंस। जो प्रोहिबिटेड गुड्स में उनमें वो किसी तरह को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अ सिटीजन और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेट इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान कैन ओनली इन्वेस्ट अंडर गवर्नमेंट रूट। तो हमने ऐसी कंट्रीज़ जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं हैं या जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, हमने उनको सैंक्शन ही गवर्नमेंट रूट के अंडर दी हुई है कि इफ़ दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री दे कैन इन्वेस्ट ओनली एंड ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंट रूट्स अवेलेबल। आगे चलते हैं। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं? अब यहाँ आप स्क्रीन पे कुछ सेक्टर्स देख पा रहे हैं जिनमें एफडीआई हमने परमिट नहीं किया। तो
तो लॉटरी बिजनेस है, गैम्बलिंग एंड बेटिंग कंपनीज हैं, चिट फंड्स हैं, निधि कंपनीज हैं, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हैं, रियल एस्टेट बिजनेस है एंड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट परमिटेड नहीं है, जैसे कि रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी। तो ये हैं हमारे वो सेक्टर्स जिनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिटेड नहीं है। अब बात करते हैं कि इस एफडीआई के, इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या कोई फ़ायदे हैं या नहीं, और अगर हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनफ्लो ऑफ फंड्स की। एफडीआई में जब दूसरी कंट्री होस्ट कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे बहुत सारे फंड्स का इनफ्लो होगा एंड दीज फंड्स आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज लाने में कंट्री में जो मदद करता है फैक्टर, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी की वजह से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा। तो बहुत सारी कंट्रीज़ आज के समय में एफडीआई नॉर्म्स को रिलैक्स कर रही हैं और अपनी इकोनॉमीज़ को ओपन अप कर रही हैं ताकि एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और कंट्री को कुछ बेनिफिट्स मिल पाएँ। देन हाई टेक्नोलॉजी। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस बात में हेल्प करेगी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आए। जब दूसरी कंपनीज अपने ऑपरेशंस को हमारे इंडिया में या किसी डिफरेंट कंट्री में जब सेटअप करेंगे तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स होंगे। तो जब कंपनी डिफरेंट ऑपरेशंस में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो जनरली ऐसी कंपनीज जो दूसरे में इन्वेस्टमेंट करती हैं, दे आर ऑलवेज वेरी बिग इन साइज एंड देयरफॉर आर वेरी टेक्नोलॉजिकल एनरिच्ड। तो उनके हमारी कंट्री में आने से बहुत सारी नई मशीनरी, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आएगी जिसका आप अपनी कंट्री में फ़ायदा उठा सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट वी कैन डिस्कस इज न्यू मार्केट्स एंड मार्केटिंग चैनल्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूअल बेनिफिट्स देती है। एक तो जो पेरेंट कंपनी है वो एक्सप्लोर कर सकती है नई नई मार्केट्स को एंड also gives new markets and marketing channels to the host country company। तो दोहरा फ़ायदा हो गया इसका। नेक्स्ट हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एफटीआई की वजह से लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ जनरेटेड इन द होस्ट कंट्री एंड उसमें दोनों तरह की लेबर को एंगेज कर लिया जाता है। बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होंगे एज वेल एज अनस्किल्ड भी चाहिए होंगे जिनसे कोई बहुत स्पेशलाइज्ड काम ना आपने नहीं कराना। तो एफटीआई एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी कर रही है। इसके अलावा बात की जाए तो कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी कोई कंपनी हमारी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो इन्वेस्टमेंट किस में हो जाएगी? एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ होस्ट कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इसके थ्रू बहुत सारी कैपिटल जनरेट होगी एंड प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज़ एक्सेलरेटेड। कैपिटल फॉर्मेशन की रेट बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारी मनी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट होती है। नेक्स्ट एडवांटेज वी कैन डिस्कस इज इंक्रीज्ड टैक्स रेवेन्यूज़। अब जब दूसरी कंट्री आपके पास आके काम करेगी, वहाँ पे बिजनेस ऑपरेशंस होंगे, बहुत सारा टैक्स होगा, तो जो गवर्नमेंट है उसकी टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि जब आप एफटीआई पॉलिसी बनाते हो तो आप उसमें कुछ नॉर्म सेट कर देंगे दैट हाउ टैक्सेस विल बी चार्ज, हाउ मच टैक्स दे विल हैव टू पे टू द होस्ट कंट्री। तो जो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो भी इसकी वजह से बढ़ जाती हैं। और बात की जाए तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की। जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो होस्ट कंट्री के साथ उनका एक कंपटीशन हो जाएगा और इस कंपटीशन की वजह से कस्टमर्स को, कंट्री को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन को बीट करने के लिए कंपनी कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने की कोशिश करेगी और इसका बेनिफिट इंडस्ट्री में होगा ही होगा। लास्ट हमारे पास पॉइंट इसमें आ जाता है चीप प्राइजेस। क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी लग जाएंगी, तो इस वजह से गुड्स कैन बी ऑफर टू द कस्टमर्स एट चीप प्राइजेस और इसके थ्रू हमारे कस्टमर्स को बेनिफिट मिल सकता है। तो अब तक हमने किया, एफडीआई का मीनिंग कर लिया, उसके रूट्स कर लिए, उसकी टाइप्स कर ली, एडवांटेजेस कर लिए। तो चलिए इस पार्ट का लास्ट टॉपिक भी कर लेते हैं डिस्कस कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई।
अब क्या इसका कोई डिसएडवांटेज है? जब हर कोई एफडीआई को इतना डिस्कस कर रहा है और उसको अप्रिशिएट किया जाता है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या इसके कोई डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आ जाता है फॉरेन कंट्रोल। एफडीआई की वजह से जो कंट्रोल एंड बिजनेस है, जो मार्केट में बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, वो फॉरेन हैंड्स में चला जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में चला जाएगा। तो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज के सामने पपेट्स बन के रह के जाएंगी, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट हो रही है उनके पास टेक्नोलॉजी भी बेटर है, उनके पास रिसोर्सेज भी बेटर है। तो एट टाइम्स वी सफ़र ड्यू टू कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हार्मफुल टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जब फॉरेन कंट्रीज़ आके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो ऑब्वियसली होस्ट कंट्री से उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस पे काम करेंगे, और इतना सब करने के बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आप एंजॉय कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सेल गुड्स एट चीपर प्राइजेस। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत आसान नहीं है कि इतने टफ कंपटीशन को बीट करें, एंड इसी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए एफडीआई हार्मफुल हो जाती है एट टाइम्स। देन आउटसाइड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, अगेन वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग कि जो कंपनी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फॉरेन हैंड्स में चला जाता है। तो जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो फॉरेनर्स से लिए जाएंगे, फॉरेनर्स के द्वारा लिए जाएंगे। तो जो होस्ट कंट्री है उसका इंटरेस्ट का, उसका डाइल्यूशन हो जाता है, कितना कंट्रोल उनका उस बिजनेस एंटिटी के ऊपर है। नेक्स्ट इज रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। कोई भी कंपनी जो आज के टाइम में होस्ट कंट्री में बिजनेस इस्टेब्लिश करती है वो रीपैट्रिएशन करते हैं। रीपैट्रिएशन मतलब जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, अगर दूसरी कंट्री में जाके आपने कोई प्रॉफिट्स अर्न किए हैं तो उनको आप होस्ट कंट्री को फॉरवर्ड कर दोगे। तो दिस इज़ कॉल्ड रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल एफडीआई की वजह से जो कंपनीज हैं उनके कंट्रोल फैक्टर में भी चेंजेस आएंगे। जब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आ गए, जो फॉरेन कंपनी है उसने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की, तो आपका जो बिजनेस में इंटरेस्ट है वो कुछ हद तक डाइल्यूट हो जाएगा। बट in order to survive, it has become absolutely necessary for the countries to relax FDI rules और अपनी इकोनॉमीज़ को ओपन करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाएगा तभी हम इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बहुत सारा फ़ायदा ले पाएंगे। थैंक यू।